शो सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे टॉलरेंस की, बर्दाश्त की। किसी भी मुआशरे की इमारत मोहब्बत, अखलाकियात और बर्दाश्त के सतूनों पर कायम होती है, और मुआशरे से रवादारी ख़त्म हो जाए तो फिर वो तबाही की जानिब गामजन हो जाता है। हाँ जी, लोगों के रवैये देखकर लगता है कि हमारे मुआशरे से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और अगर लोगों के रवैयों पर क्वेश्चन उठा रहे होते हैं तो हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे होते कि हम में कितनी बर्दाश्त मौजूद है, हम कितना बर्दाश्त करते हैं दूसरों की बातों को। अच्छा, वैसे एक बड़ा हम अक्सर जिक्र भी करते हैं इकरा, बड़ी एक ना अजीब सी लॉजिक है या अजीब सी नफ्सियात है हमारी कि हमें अपने से ऊपर वाले पे जो है ना गुस्सा नहीं आ रहा होता, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें आपसे अपने से नीचे वाले से तो बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है। वैसे ये रवैया हर तरफ ही है कि आप अपने से ऊपर वाले को तो कुछ नहीं कह रहे होते, क्योंकि आप उससे कुछ कह नहीं सकते होते शायद, तो आपका जितना गुस्सा होता है, जितना गुबार होता है, हाँ वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो अपना सारा गुस्सा और गुबार होता है, फिर वो अपने से निचले वाले जो हैं उनके ऊपर हम लोग उतार रहे होते हैं। तो इसीलिए साल में एक दिन नहीं बल्कि पूरे 365 दिन हम देख रहे होते हैं कि इख्तलाफ राय की चीख पुकार जारी रह रही होती है। अच्छा, इख्तलाफ राय होना एक अच्छी बात है कि मतलब कि राय का इख्तलाफ, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन उसमें हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम लड़ाई तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से बदतमीज़ी तक करने लग जाते हैं। और हमारा गुस्सा, जैसे हम बात कर रहे थे, बड़ा समझदार है, अपने से ताकतवर पर नहीं निकलता, अपने से कमज़ोर पर निकल रहा होता है। तो ये कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आपने मतलब कि आप वहाँ पर बर्दाश्त करें कि जहाँ पर अगला बेचारा कमज़ोर है, तो फिर वो हकीकी तौर पर बात बर्दाश्त करना होगा कि भाई हाँ आपने बर्दाश्त किया है। वहाँ तो कंट्रोल था ना, अगर आप ऊपर अपनी ताकतवर पर नहीं कर सकते तो वो कंट्रोल की वजह से आपने भी अपने ऊपर कंट्रोल रखा, लेकिन जहाँ पर कंट्रोल करना आपका बनता था वहाँ आपने नहीं किया। खैर, अदम बर्दाश्त जो है वो मुआशरे में मनफी रवैये को जन्म देती है, जिससे मज़ीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त का दिन ही इसलिए मनाया जा रहा है कि आगाही जो है ना इस चीज़ के हवाले से कि जी आप तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारें, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। माहिरीन के मुताबिक अदम बर्दाश्त कौमी रवैये का आकाश होता है, और तालीम याफ्ता और महज़िब अक़वाम के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरों का नुक्ता नज़र समझने की सलाहियत रख रहे होते हैं। हमें यहाँ पर तो सवाल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सवाल भी वो होना चाहिए कि जो हमारी मर्ज़ी का हो। अगर आप हमारी मर्ज़ी से हटकर सवाल करेंगे तो हमें वो सवाल पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे मुआशरे की अगर हम बात करें तो हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल बर्दाश्त और रवादारी का जो मादा है वो ख़त्म कर दिया, और यही वजह है कि ज़रा सी बात पर हम लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। और ट्रैफिक अगर हम सिग्नल की बात करें तो वहाँ पर देखते हैं तो तू मैं हो रही होती है। बैंक्स में देख लें, अवामी मकामात पर कतार लगी होगी, वहाँ पर लंबी लाइनें होंगी, हम लाइन में इतनी खड़े होंगे, हम वहाँ पर भी हम लोगों को परेशानी होगी कि हम भाई पहले चलिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बारी का। दूसरा सियासी नज़रियात हैं और उसकी वजह से भी बर्दाश्त का रवैया जो है ना वो हमें देखने की ज़रूरत है। ना जानते ना कभी अपने लीडर से मुलाकात होनी है जी, लेकिन हम आपस में लड़ाइयाँ दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं। खैर, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, पहले तो ये बर्दाश्त को ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा कि बर्दाश्त है किस चीज़ का नाम? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो आप अभी बातें कर रहे थे ना, मैं उसको बहुत गौर से सुन रहा था। आप जब एक खेत में बीज डालते हैं ना, तो फिर कुछ अरसे के बाद उसके फल निकलते हैं जी। फौरी तौर पे उसका फल नहीं निकलता और अगर वो अच्छा बीज होगा तो उसका अच्छा फल होगा, और बुरा बीज होगा तो बुरा फल होगा जी। तो हमने जो पिछले 25-30 साल के अंदर जो कुछ तरबियत अपने माहौल में अपने बच्चों की और आने वाली नस्लों की है, उसके नतीजे में हमारे पूरे मुआशरे के अंदर एक रवैया जन्म लिया है। अब जो कुछ हम फसल बो चुके हैं वो तो अब पूरी परवान चढ़ चुकी है। इसलिए उन लोगों को जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 40 साल के हैं और उससे भी थोड़े कम हैं, उनके रवैयों को चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ एक साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, पिछले 25, 30, 40 साल से हमने तरबियत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी और अपने मुआशरे के अंदर वैल्यू सिस्टम को एक अपनी रवायात के साथ जुड़ा रखने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में मुआशरे के तमाम तबकात के अंदर एक रवैया डेवलप हुआ है। वो आप घरों में देख लीजिए तो घरों में बर्दाश्त नहीं है जी। अब स्कूल में देख लें तो वहाँ नहीं है, सड़क पर देख लें तो वहाँ नहीं है, उससे ऊपर चले जाइए, दफ्तरों में देख लीजिए, और सबसे बेहतरीन देखना हो तो आजकल असेंबली का इजलास हो रहा है, सबसे बड़े हैं। आप जरा उनके इजलास को कभी लाइव यहाँ टेलीवाइज कीजिए और फिर आप देखिए कि आपको समझ में आएगा कि वो सारे जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं और इस मुल्क को चला रहे हैं, उनके अंदर कितना बर्दाश्त है। आप
टॉक शोज के ऊपर देख लीजिए, 2 मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को बैठा लीजिए, तो उसमें क्या, तो इसलिए ये तो बहुत अच्छा है कि अदम बर्दाश्त और बर्दाश्त का दिन मनाया जाता है, जिससे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बातें सिर्फ बातों से लोगों के रवैये तब्दील नहीं होते। रवैयों के बनने की जो उम्र है वो तकरीबन 10-1 साल तक खत्म हो जाती है। जो बच्चा पैदा होगा उस पर आज मेहनत शुरू की जाएगी, तो 10 साल, इसलिए मेरा तो आजकल पूरी मेहनत का मैदान ये है कि किसी तरीके से जितने पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, जो बच्चियां कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं, जो लड़के कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, उनको ये बात सिखाई जाए कि जो आइंदा नस्ल आने वाली है इस दुनिया के अंदर, उसके किरदार की तश्कील कैसे की जाए। लिहाजा अगर आपके इस प्रोग्राम से हम कोई फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो ये फायदा ये नहीं है क्योंकि होगा कि एक 50 साल के बंदे को कहें कि भाई आइंदा जब तुम्हारे मोटरसाइकिल किसी और का मोटरसाइकिल निकले, तुमने निकल के गालियां नहीं बकनी और थप्पड़ नहीं मारना, बल्कि उसको गले लगा के पूछना है कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी। वो ऐसा कभी करेगा आपके और मेरे कहने से। अलबत्ता जो 2 साल का बच्चा घर में बैठा है और घर में जब वालिद साहब को खाना पसंद नहीं आया तो उन्होंने प्लेट उठा के परे नहीं फेंकी, और जब वो बुरा लगा तो उसने नौकरानी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, वो बच्चा जो है वो टॉलरेंस सीखेगा। वो जब उसके इम्तिहान में नंबर नहीं आए तो उसकी अम्मी ने उसको थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उसको ये कहा कि बेटा आप मेरे पास बैठिए, हम बैठ के जायजा ले कि कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से नंबर नहीं आए, बनिस्बत ये कहा कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए। तो इसलिए मैं तो यही गुजारिश करूंगा, हम अपनी एफर्ट को नैरो करें और कीप करें, और वो ये है कि हमारी आने वाली नस्लें हैं उनकी तरबियत करें। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन हम देखते हैं कि एक अरसा मतलब अब गुजर गया है 30-35 साल का, जैसे आपने भी जिक्र किया है, हम इतने सालों से हमारे में बर्दाश्त नहीं है। इसके कौन से अवामिल हैं कि हमने बर्दाश्त करना ही छोड़ दिया? हम लोगों को हमारे, अगर हम कह लें कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, माहौल है, उसमें ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने बर्दाश्त करना छोड़ दी है। देखो बेटी, बात यह है कि अगर आप एक दीवार बना रहे हैं तो उसकी जो नीचे वाली ईंट है ना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा रख दें, तो उसके बाद वो पूरी की पूरी दीवार टेढ़ी बनेगी, क्योंकि बुनियाद की ईंट जो है वो आपने टेढ़ी रखी हुई है। अब आप उस पूरे तो या तो दीवार को गिराएं, आप उसको कहीं से सहारा देकर उस दीवार को कैसे सीधा करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, हम लोगों के मिजाज को बनने में साल लगे हैं, डेकेड्स। तो अब तो ये नए सिरे से नई जो दीवार बनानी है उस पर मेहनत करने की जरूरत है। अलबत्ता दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म के तौर पर, जैसे आपने भी इशारतन ये कहा था कि गुस्सा जो है वो नीचे वाले निकलता है, जिम्मेदारी ये है जो सबसे बड़ा है। लिहाजा बर्दाश्त सबसे पहले जो टॉप के लोग हैं उन्हें नजर आनी चाहिए। तो लिहाजा जो वालिदैन रहे हैं वो अगर टॉलरेंट होंगे तो बच्चे टॉलरेंट होंगे। अगर दफ्तर का जो बॉस है वो टॉलरेंट होगा तो नीचे वाला टॉलरेंट होगा। इसी तरह हमारे जो सियासी लोग हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है कि भाई वो उनको लोग देख रहे होते हैं। तो मुआशरे में आप देखिए, बच्चे सीख रहे हैं ना इनटॉलरेंट होना, बच्चे सीख रहे हैं आगे से एग्रेसिव होना। तो आप टीवी देख लें, टीवी के ड्रामे देख लें, सड़कें देख लें, इदारे देख लें, जब हर शख्स इनटॉलरेंट होगा तो आप कैसे मासूम बच्चों से तवक्को रख सकेंगे कि उनके अंदर एक रवैया, खुदादाद रवैया खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा आपके सुनने वालों में से जो वालिदैन हैं वो अपने रवैये में टॉलरेंस पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। और देखिए, आपने एक पूछा था कि बर्दाश्त जो है वो क्यों नहीं होती। हमारे अंदर एक जज्बा है जिसको हम ईगो कहते हैं। ईगो का मतलब ये होता है, ईगो एक पॉजिटिव लफ्ज है जिसको अगर आप उसको खुददारी कहें, अगर आप उसको कहें, अगर आपको अपने आप को पहचानने को खुद शनासी कहें, लेकिन असल में जिस ईगो का मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये है कि अपने आप को वो समझना जो मैं नहीं हूं। एग्जैक्टली। मैं एक इदारे का सरबराह हूं और मैं कहूं मैं तो डायरेक्टर हूं इस इदारे का, जबकि जावेद इकबाल हूं। अब आपको वो समझना जो मैं नहीं हूं, ऐसा समझने से एक तबीयत के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, हमें डर होता है कि मेरी ये हैसियत चैलेंज ना हो जाए। लिहाजा फॉल्स ईगो असल में हमें अदम बर्दाश्त की कर जाती है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, आपसे जो मेरा तारुफी मतलब वीडियो है जिसके ज़रिए आपसे मेरा तारुफ हुआ, वो ये है कि आपकी एक वीडियो थी, बड़ी मशहूर हुई और वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। मैं कोई सैकड़ों दफ़ा उसको कोट भी कर चुका हूँ कि बर्दाश्त करने के हवाले से जो एक गलत कॉन्सेप्ट है हम सब के दरमियान कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, वो आपका बड़ा खूबसूरत जुमला था
कि भाई बर्दाश्त तो गलत बात ही करनी होती है, कभी अच्छी बात भी होती है जो बर्दाश्त करनी होती है। इस नुक्ते पर ज़रूर रोशनी डालिएगा, क्योंकि इससे मेरी कुछ मैं जितनी इस्लाह अपनी कर सका मैंने की, लोगों को भी मैंने बताया, तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की इस्लाह हो सकती है, क्योंकि हम ब्लंट हो गए हैं और हम समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी खूबी है कि हम फौरी जवाब दे देते हैं आगे से। देखिए, दो तरह के रवैये हैं। एक रवैया है इंसाफ का रवैया और एक रवैया है रहम का रवैया और एहसान का रवैया। जो हमारा दीन और जो हमारी रवायात हैं वो एहसान और रहम के रवैये को प्रमोट करती हैं। इंसाफ तो ये है कि आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारें, मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूं, आप मेरे से बुरी बात करें, मैं आपसे बुरी बात करूं, ये है इंसाफ। ठीक है ना, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले आंख। और एक रवैया है जो कि इससे बहुत बड़ा है, जो है एहसान का रवैया और जो है रहम का रवैया। तो हमें रहम का हुक्म है, एहसान का हुक्म है। जब इंसान साफ के चक्कर में पड़ जाता है ना अपनी तमाम चीजों के अंदर और हर चीज को ये कहता है कि मैं जो डिजर्व करता हूं मुझे मिलना चाहिए, तो फिर मुआशरे में इसी तरीके से नफ्सा नफ्सी का आलम हो जाता है। हर शख्स अपने ही हुकूक को बचाने के चक्करों में पड़ा रहता है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करता। तो ये जो बात आपने की ना, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, गलत बात को बर्दाश्त करना ही तो एहसान है। एहसान की डेफिनेशन ये है कि किसी के साथ, ऐसे शख्स के साथ अच्छाई की जाए जिसके अमल की बुनियाद पर वो अच्छाई को डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ अच्छाई की जाए, इसका नाम एहसान है, इसका नाम एहसान है। और दूसरा मैं आपसे ये अर्ज करूं कि कुरान पाक में बड़ी जबरदस्त, बस तो कुरान की हर आयत ही, एक आयत सुनिए, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा और क्या हो सकता है। मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था तो मुझे उसका जबरदस्त उन्होंने बताया कि जब हम किसी और पर एहसान करते हैं, यानी एक ऐसे शख्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बर्दाश्त करते हैं जो कि डिजर्व नहीं करता था अपने अमाल के दौरान, तो इसके बदले में उसका पैदा करने वाला खुदा आप पर एहसान करता है उस एहसान का बदला देने के लिए। बेशक। प्रोफेसर, आपसे हमने कुछ टिप्स भी लेने हैं कि अगर अब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, अब रातों रात तो हम बेहतर नहीं हो सकते हैं, आहिस्ता 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 कोशिश करेंगे। तो आप खास तौर पे पोटेंशियल पेरेंट्स की बात करें, जब अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है तो हमने भी तो आगे से लड़ना झगड़ना ही है, लेकिन हम दुरुस्ती करना चाहते हैं अपने मामलात की। तो अगर गुस्सा आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ कैसे करें कि अपनी तबीयत में कुछ जो है ठहराव आता जाए, कुछ बेहतरी आती जाए? देखिए, एक तो ये हमेशा याद रखिए कि जो रवैयों में तब्दीली है वो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं होता, वो अपसाइड डाउन नहीं होता, वो हमेशा स्लो, यानी वो रेवोल्यूशन नहीं होता, स्लो एवोल्यूशन होता है। जैसे आप देखिए ना कि आपका बेटा है तो आपने हर रोज उसको देखते हैं, तो 2 साल तक आपको लगता है कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन कोई मेहमान अगर 2 साल बाद आए, कहते माशाअल्लाह ये कितना बड़ा हो गया है, यानी उसके जो तब्दीली होती है वो स्लो। इसी तरह हमारे रवैये में जो तब्दीली होती है वो हमेशा स्लो एवोल्यूशन होती है। तो लिहाजा हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझ में क्या खराबियां हैं और जो उनमें से सबसे आसान तब्दील करने वाली खराबी है ना, उसको हम चेंज करें। यानी अपने ऊपर इतनी पाबंदी लगाएं कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेच होकर, मैं आपको मिसाल देता हूं, फर्ज करें हम कागज पे लिख दें कि मुझ में 10 बुरी आदतें हैं, उन 10 बुरी आदतों में से एक वो आदत जिसको छोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, मसलन ये कि सुबह मैं टाइम पर नहीं उठता, तो अपने ऊपर ये पाबंदी लगा दें कि बाकी तो कोई बात नहीं, मगर मैं आइंदा सुबह टाइम पर ही उठूंगा। तो इसी तरीके से बिट बाय बिट थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतों को तबादुल के साथ करना अगर शुरू कर दे। देखिए, हमारी नई पुरानी आदत हट के एडल्ट की नई आदत बनने का एक तरीका ये है कि हम मुसलसल उस अच्छी आदत को करते रहे। यानी मुझसे नहीं उठा जा रहा, फिर भी मैं सुबह उठता हूँ, अगर फिर मुझे तकलीफ है फिर भी मैं उठता हूँ, तो कुछ दिनों के बाद वो पुरानी आदत खत्म हो जाएगी और नई आदत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए जो अहम चीज है वो तो सेल्फ अवेयरनेस है। हम बैठकर पहले खुद अपना जायजा लें, पहले हम ये पता तो करें कि मेरे अंदर क्या बुरी आदत है, और फिर एक एक करके उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और अपने आप को एक और मैं तरीका अपने लिए करता हूँ कि अपने आप के लिए कोई सजा तजवीज करें। फर्ज करें मैंने ये कहा कि मैं सुबह वॉक के लिए नहीं जा रहा, अगर मैं आइंदा वॉक पर नहीं गया तो उस दिन मैं 20 नफल पढ़ूंगा। और अगर फर्ज करें मैं वॉक पर नहीं गया तो उस दिन मैं 500 रुपया सदका करूंगा। तो ऐसी सजा अपने लिए तजवीज करें कि जिसको सजा देने का भी आपको फायदा हो। तो अपने ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाइए। ये बहुत सारे तरीके हैं जो कि थेरेपिस्ट ने डिवाइस किए हैं आदतों को बदलने के लिए। तो हर बंदा भी कर देना इस तरह की बात कि आइंदा मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी की या मैं इनटॉलरेंट हुआ
तो उस दिन मैं रात को 50 नफल पढ़ के सोऊंगा, वरना मैं नहीं सोऊंगा। क्या बात है, ठीक है। क्या बात है। प्रेस साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान से कर रहे थे। बड़ा अहम मौजू है और बड़े अहम टिप्स आपने दिए हैं और बहुत ज़रूरत है। और पोटेंशियल पेरेंट्स का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो बड़ा बात है, वो बेहतरीन, भी बहुत अच्छी है कि सज़ा भी ऐसी हो जिसका फ़ायदा भी हो, जिसमें जज़ा ही हो। बिल्कुल, जिसमें जज़ा हो। बिल्कुल। और ऐसी सज़ा ही होनी चाहिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे तो आहिस्ता 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 हम अपने रवैयों को, अपनी तबीयतों को तब्दील कर पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा मुनफरिद सा एक हमने रिपोर्ट, मुनफरिद सी रिपोर्ट है, वो आपको दिखानी है। जदीद ज़राए आमदोरफ्त और वक्त की कमी के बायस तांगे की जो सवारी है ना, वो तो जी नापैद हो चुकी थी। अभी नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है, तो जड़ावाला के जो रिहायशी कोचवान है उन्होंने अपने घोड़े की लगाम खींचकर तांगे की रिवायत को दोबारा से बहाल करने की कोशिश कर ली कि भैया पेट्रोल तो इतना महंगा हो रहा है, वो तो अफोर्ड कर नहीं सकते, चलो जी तांगा निकाल देते हैं। बचियाना से ये खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है राना रियासत अली ने, आपको वो दिखाते हैं। सड़कों पर दौड़ते घोड़े के सुमों की आवाज कहीं मांद पड़ गई थी, मगर पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा कदीमी और सस्ती सवारी को दोबारा मंजरे आम पर ले आया है। जड़ावाला के नवाही गांव के रिहायशी कोचवान का कहना है कि तांगा घोड़ा ही पेट्रोल की भारी कीमतों से छुटकारे का वाहद तरीका है। ਅਸੀਂ रक्षा बेच के ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਂਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਲੈ ਆਈਦਾ ਜੀ। देहात की कच्ची पक्की सड़कों और लहलहाते खेतों के करीब से गुजरते हुए तांगे घोड़े का दिलकश मंजर दौरे कदीम की याद दिलाता है। जायद किरायों और महंगाई के सताए अवाम भी अब इस सस्ती सवारी को तरजीह दे रहे हैं। जो चिंची रक्शे हैं, पेट्रोल महंगा है, इनका किराया ज़्यादा है और आवाम जो है वो इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इस वक्त टांगे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सफ़र भी आरामदेह है और किराया भी कम है। तांगे घोड़े का सफर अब सैर की हद तक रह गया था, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस सालों बाद इस कदीमी और सस्ती सवारी का इस्तेमाल आम होने लगा है। राना रियासत अली, 92 न्यूज़, जड़ावाला। क्या बात है, बड़ी बेहतरीन और बिल्कुल, रियासत अच्छी ने तो रिपोर्ट बहुत थी। ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट तैयार की है। और हमजा अगर देखा जाए तो पुरानी यादें बचपन की इतनी ताज़ा हो गई हैं इसको देख के, और बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, पता नहीं अब हमारे बाद वाली जो नस्ल है, 10 साल बाद वाली, उन्होंने पता नहीं तांगे पे सफ़र किया कि नहीं किया, लेकिन बहुत मज़ा आता अब करेंगे शायद। चले, वैसे तो जैसे इकरा कह रही थी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मामला ये है कि ये पेट्रोल की वजह से हम इस तरफ ना जा रहे हों। वैसे अगर कोई बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं तो लाजमी एनवायरनमेंट तौर पर इसको फ्रेंडली जो है ना माहौल, अगर आपने अगर तुम पेट्रोल महंगा करती जाओगी तो फिर ये कोई अच्छी तजवीज़ नहीं है। खैर हम आगे चलते हैं। रवा साल अक्टूबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 51 करोड़ डॉलर रही हैं, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में 10.2% ज़्यादा थी। अच्छा, स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक माली साल की इब्तदाई 4 महीनों की अगर बात कर ली तो तरसीलात ज़र 11 अरब 60 करोड़ डॉलर रही, जो पिछले साल इसी अरसे से 11.9% से ज़्यादा भी। और 4 माह में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स, और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब डॉलर्स भेजे हैं। हाँ जी, और मरकज़ी बैंक के मुताबिक बरतानिया से 1.5 अरब डॉलर और अमेरिका से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि तरसीलात ज़र कब तक मुल्क की लड़खड़ाती मईशत को सहारा देंगी, और मुआशी सूरत हाल यह है कि जुलाई से अक्टूबर के अरसे में दरामदात में नुमाया इजाफे ने तिजारती खसारा बढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, जिससे रुपए और डॉलर की जो शरह है तबादला पर दबाव पड़ा है, और इसका नतीजा बुलंद करंट अकाउंट खसारे की सूरत में निकल रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर शाहिद। अब बताइएगा ज़रा, जिस तरह से अब हमारे सामने आया तरसीलात ज़र की मद में 4 माह के दौरान 10.6 अरब रुपए का आना, आप क्या समझते हैं कितना खुशाइंद है, और इसका डॉलर के रेट बढ़ने से कितना ताल्लुक है? देखिए, मैं आपसे पहले ये अर्ज कर दूं कि ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि स्टेट बैंक के अगर आप रिपोर्ट निकालें, वो ये कह रहे हैं कि ये कारकुनों की तरसीलात हैं, लेबर्स की तरसीलात हैं। खुदा के गजब से डरें, अल्लाह ताला उनकी उसमें बरकत दे। हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी है, लेबर्स हैं, वो हमारा कीमती सरमाया है, लेकिन उनके नाम पर ये खेल हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत के 3 साल 3 महीने में 86 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात पाकिस्तान आ गई। 86 अरब डॉलर,
ये कोई मामूली रकम नहीं है। जी 20 अरब डॉलर के खतरे बढ़ गए। कभी किसी ने सोचा ये पैसा कहाँ है? रुपए भी गिर रहे हैं, रिजर्व भी हमारे नहीं है, मांगे तांगे के हैं, तो फिर तिजारती खतरे, तो ये पैसा है क्या? बेसिकली तो मैं आपको बता दूं कि ये कारकुनों की तरसीलात ज्यादा से ज्यादा जो है वो 20 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है, 85 बिलियन डॉलर, 86 बिलियन डॉलर में से। बिल्कुल बात है। हमने क्या काम किया कि कारकुनों की तरसीलात नाम पे शुरू किया और एक क्लॉज डाल दी 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाहर से जो रेमिटेंसेज आती हैं ये खास अमाउंट से ज्यादा स्टेट बैंक के अलावा कोई नहीं पूछ सकता कि ये यूएई के ड्राइवर ने 1 लाख डॉलर कैसे भेज दिए, वो नहीं पूछ सकते। तो होता ये है कि यहाँ से गैर कानूनी तरीकों से, हुंडी हवाले से और दूसरे तरीकों से पैसा बाहर जाता है, वो फिर यहाँ रेमिटेंसेस के जरिए वापस आ जाता है, जो वाइट हो जाता है। कौमी खजाने में एक पैसा नहीं गया और ये पैसे, जैसे मैंने 65 अरब डॉलर का बताया कि कारकुनों की तरसीलात 85 बिलियन डॉलर में से ज्यादा नहीं है, उनकी कारकुनों की 20 अरब डॉलर है, तो ये पैसा आ जाता है। लेकिन ये पैसा है कहाँ पे, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये पैसा फिर इसका बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है पाकिस्तान से, और कई सौ अरब डॉलर का टैक्सों में नुकसान होता है। मैं साबित कर दूंगा ना आपको। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वहां पर हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि एक साल में 20 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई, 20 अरब। उसी साल लोगों ने, चोरी का भी पैसा था, जायज पैसा भी था, डॉलर मार्केट से खरीदे। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उन्होंने अपने बैरून करेंसी अकाउंट जो पाकिस्तान में बैंकों में उसमें जमा कराए और उनको खरीदी इस पैसे को बाहर भेज दिया, तो 15 अरब डॉलर चला गया। एक तो यह है कि ये पैसा, वरना 110 अरब डॉलर, ये 100 अरब डॉलर कहाँ है? मगर दूसरी बात मैं आपको जो बता दूं, जिसका आपने इशारा किया है कि ये जो 70% में है, इसकी वो 4 ममालिक से आ रही है, सऊदी अरब, कोई अमेरिका, बरतानिया। तो इसमें एक तो झटका लगने का खदशा है ही, जो आपने बताया कि जो अब मुल्क 500 मिलियन के लिए IMF के पीछे भागता है, वहाँ 30 अरब और 30 जो है वो ये 70% 4 ममालिक से आ रही हैं। तो इनमें से अगर FATF का अमेरिका ही इस्तेमाल करे हरबा, और तो सऊदी अरब और UAE से जो है वो 40% से ज्यादा है, वो तो खुदा न खास्ता हमें झटका लग गया तो हम कहाँ जाएंगे? तब किसी ने सोचा, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही। हमारे बेशतर अशारिये 2018 से खराब हैं, जब उस वक्त मईशत दिवालिया थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जरा बैठो तो सही कि भाई शरह नमू जो है आपकी गिर गई, महंगाई बढ़ गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया, बजट खसारा बढ़ गया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही। रुपए की कदर जो है 3 साल में गिरी है, अगर आपको पता ही होगा ना खुद भी, 52 रुपए फी डॉलर, और मई से अब तक 6 महीने में गिरी है हमारी 24 रुपया, जबकि इससे पहले के 10 साल में गिरी थी 56 रुपीज, यानी 5.5 रुपए साल में। एक हुकूमत की बात नहीं कर, 10 साल, और हमारे 24 रुपए गिर गए 6 महीने में। तो ये जो तमाशा होता है, ये पूरा एक स्कैंडल हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात करें, और कई उन्होंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं, और ख़ास तौर पे वो यही कह रहे हैं कि, और दूसरा ये तो रेमिटेंसेस के हवाले से तो पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद ये हो रही थी कि आप कब तक रेमिटेंसेस के ऊपर रिलाई करते रहेंगे, अपने मौशी आशारिये तमाम हमें बेहतर करने ही होंगे। अब ये भी तनकीद हो रही है कि अब फिर से हम वही कि कर्ज़ मिलेगा, और कर्ज़ मिलेगा तो कुछ बेहतरी हो रही होगी, फिर सऊदी अरब ने जो रखने हैं 3 बिलियन डॉलर, उसके बाद कुछ बेहतरी आ रही होगी, लेकिन जो हमारा रुपया डेप्रिशिएट होता जा रहा है, डिवैल्यू होता जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा आम आदमी को यकीनी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। हमजा का देखा जाए तो हमारा जो तिजारती खसारा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले के निस्बत अगर हम देख रहे हो तो। अगर हम रेमिटेंसेस पर ही रिलाई कर रहे होंगे तो वो फिर हमारी जो मईशत है वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी फ्यूचर में। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।